ठीक है। अनुच्छेद 103। हम्म। ठीक। चलिए। तो आर्टिकल 100 क्या कर रहा था जी? हम्म। गणपूर्ति। गणपूर्ति कितना होता है? हाँ, 12 सदस्यों का 1/10। तो 1/10 दोनों हाउस में है ना, दोनों का टोटल स्ट्रेंथ का अपना 1/10। ठीक है। तो 1/10 जो है सो यहाँ पे रहता है दोनों हाउस में अपना अपना, दोनों का। ठीक है। चलिए। तो नेक्स्ट आपको लिखना है आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 लिखने से पहले एक लाइन लिखेंगे। आर्टिकल 100 तो लिख लिए थे ना, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किए थे। और कुछ लिखे थे उसमें? हाँ। 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 हाँ, तो ये मतलब लिखे हैं केवल दल बदल के बारे में लिखे हैं, है ना। ठीक है, तो एक बात और उसमें लिख लेंगे, नोट करके पॉइंट करके एक बात और लिख लेंगे। उसमें ये लिख लेंगे, हाँ 102 में ही नोट लिख लेंगे कि 2 वर्ष अथवा 2 वर्ष से अधिक का कारावास यानी कि जेल, 2 वर्ष अथवा 2 वर्ष से अधिक का कारावास यदि किसी सदस्य को हो जाता है, यदि किसी सदस्य को हो जाता है तो उसका सीट रिक्त हो जाएगा। इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, if any member of parliament 2 years or above 2 years, 2 years or above 2 years jail, jail by the court, then seat is vacant। अगर 2 वर्ष अथवा 2 वर्ष से अधिक का किसी को कारावास हो जाता है तो क्या हो जाएगा? उसका सीट खाली हो जाएगा, है ना, उसकी सदस्यता जो है सो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सीट वैकेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर उसको 2 वर्ष का कारावास हो जाता है तो, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 2012 में ये कानून बना है ना। 2012 में संसद ने ऐसा कानून पारित किया है कि यदि कोई व्यक्ति को 2 इयर्स का जेल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसका सदस्यता खाली हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो जिस हाउस में जो मेंबर होगा वो पद रिक्त हो जाएगा। इसी के तहत जो है वो राहुल गांधी का पद खाली हुआ था, लेकिन फिर बाद में उनका बहाल हो गया क्योंकि उचली अदालत ने उनको बहाल कर दिया सदस्यता, तो फिर से उनका हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, उनकी सत्ता चल जाएगी और वो तो जाएगा ही, उसके बाद फिर अगले 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, है ना। एक तो सदस्यता जाएगी और फिर अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी साइड में नोट कर लीजिएगा। फिर वो अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको आर्टिकल 102 का बात था। आर्टिकल 103 क्या कहता है?
तो लिखेंगे आर्टिकल 103 कि अयोग्यता के किसी प्रश्न पर, अयोग्यता के किसी प्रश्न पर, अयोग्यता के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। एनी क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एनी क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, any question of disqualification, then president decision is the final। ठीक है, तो यदि कोई अयोग्यता का प्रश्न आएगा तो उस पर राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा उसको अंतिम माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अंडर आर्टिकल 102 102 के तहत, है ना, 102 के तहत, 102 में जो अयोग्यता संबंधी बातें आपने लिखी हैं, तो इसके तहत 102 के तहत यदि कोई अयोग्यता का प्रश्न खड़ा होता है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें राष्ट्रपति का देखा जाएगा, राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का क्या ये है, राष्ट्रपति क्या क्या कंसर्न है। तो राष्ट्रपति जो उसमें डिसीजन देंगे तो वो भी इलेक्शन कमीशन से मीटिंग करके देंगे, है ना, निर्वाचन आयोग से राय लेंगे और निर्वाचन आयोग से राय करने के बाद राष्ट्रपति जो निर्णय करेंगे वो निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है, तो 103 बेसिकली यही कहता है कि 102 के तहत डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैटर हैं, अयोग्यता के जो विषय हैं, इसके तहत अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसमें वो राय मशविरा करेंगे, इसमें वो सलाह लेंगे किसका, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो वहां पर एक ब्रैकेट में लिख लेंगे कि इलेक्शन कमीशन के सलाह पर। क्या, हाँ, ये उसके ऊपर है, मान भी सकता है, नहीं मान सकता है। हम्म 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 तो संविधान का व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहान केस में कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी और हमारे पास कोई मुद्दा आएगा तो हम उसका रिव्यू कर लेंगे, हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो निर्णय यहाँ पे होता है, लेकिन अगर उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहे तो वो किया जा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर हियरिंग कर सकेगा। ये उसका क्षेत्राधिकार है कि अगर वो चाहेगा, पहले नहीं होता था, अब होता है कि अगर कोई किसी का डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया तो वो वहां पर वो व्यक्ति जा सकता है, तो उस निर्णय का वो कर सकता है रिव्यू, और रिव्यू में उसको पाया जाएगा कि यह है तो उसके अंदर वो उसको खारिज कर सकता है। ठीक है, और जहां तक रहा राहुल गांधी का मैटर, तो राहुल गांधी के मैटर में निचली अदालत ने अपना फैसला दिया था, सूरत के लोअर कोर्ट ने। सूरत के लोअर कोर्ट में भी सबसे लोवेस्ट लेवल पर, है ना, जिला कोर्ट में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो थी उसमें उनको सजा सुनाया गया था। तो ये तो आपके पास वैसे भी लीगल राइट है कि आप उसमें ये करें। उसमें राष्ट्रपति ने कोई ये नहीं किया था, राष्ट्रपति का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि वो कानून जो बना है 2012 में, उस कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए थे। ठीक है, और ये राष्ट्रपति का मुद्दा बेसिकली जो ऐड किया गया है वो है आपका पागल, दिवालिया, है ना, ये सब का कोई आरोप आधार अगर आपको लगता है, लाभ का पद, ठीक है ना, एंटी डिफेक्शन, तो इस सब में राष्ट्रपति का ये है। उसमें तो सीधे से है कि कोर्ट का ही मैटर है, 2 वर्ष का सजा कौन देगा, कोर्ट ही देगा आपको। तो जब वहां पे कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट जब आपको 2 साल का सजा दे रहा है तो आपके पास ये अधिकार होगा ही कि उसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप ऊपरी अदालत में अपील करिए। बाकी आपको लाभ का पद या अन्य जो मैटर है उसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें सीधे राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट है, स्पीकर का इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्शन कमीशन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वहां पर इसका ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो मैटर बनता है। ठीक है, तो इसमें अब आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर संसद के अंदर में लोगों के सीट
खाली होने के संबंध में जो मुख्यतः 3 आर्टिकल है आपके 101, 102 और 103, जो मुख्य तौर पे आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से पद जो है सो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आर्टिकल 104। एक सौ चार लिखेंगे कि संसद में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, संसद में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद मतदान पर रोक। संसद में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद मतदान पर रोक। डिस्क्वालिफाइड इन पार्लियामेंट देन वोटिंग राइट इज कंप्लीटली स्टॉपेड। वोटिंग राइट्स कंप्लीटली स्टॉप्ड। घोषित किए जाने के बाद मत देने के अधिकार को निलंबित या उस पर रोक, वोट देने पर रोक। जैसे कि अब आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया तो सीट ही खाली हो गया। अब सीट खाली हो गया तो ऐसे सिचुएशन में अब जो है सो आप वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आप चाहेंगे कि अब जाके कोई मुद्दा चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो आप उसमें जाके वोटिंग करें, वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, वोटिंग में आप भागीदारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोसीड। हाँ बिल्कुल, अयोग्य घोषित तो कितना लोग जाते हैं जब बहस करने के लिए जाते हैं ना, अभी कि भाई हमको अभी कोर्ट के पास जाना है, हम अभी संसद में अपना बहस कराएंगे, स्पीकर के सामने जाकर के लोग जाके तख्ती दिखाने लगते हैं। बहुत तरह का प्रोसेस होता है, तो आप जाइए करिए, लेकिन आपको वोटिंग प्रोसेस में नहीं जाने दिया जाएगा। अयोग्य घोषित करने के बाद भी भारत न है, इतना जल्दी कोई मानने को तैयार होता है कि हाँ हमसे गलती हुआ है, हैं? लोग जा करके अपना वहां बैठते हैं, है ना, कि भाई कहीं फिर से रीचेक किया जाए जिस आधार पर कहा गया। तो ऐसे में तमाम प्रोसेस दो संसद का वो तो चलता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं। तो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाएगा। अगर उस समय कोई वोटिंग प्रोसेस चल रहा है किसी विषय पर, तो उस समय उस पर वोटिंग नहीं कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 105। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। संसदीय विशेषाधिकार। अगर पद खाली हुआ है, ठीक है, अब पद खाली हुआ है कुछ कारण से, मान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन के लिए हुआ है, तो अगर एंटी डिफेक्शन से पद अगर आपका खाली हुआ है तो दूसरा पार्टी में आप चले गए तो आपका पद समाप्त हो गया। तो ऐसे में दूसरा पार्टी का अगर है राज्यसभा में सीट खाली तो भेज सकती है, आपको जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वो पार्टी आपको नहीं करेगी, उस पार्टी का आपका आइडेंटिटी खत्म हो गया। नेक्स्ट, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार जो है आर्टिकल 105 में, तो संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये कहता है कि संसद के अंदर जो सदस्य हैं वो अपने सुविधा के अनुसार अपने द्वारा काम करेंगे वहां। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर वो कुछ अगर गलत सलत करेंगे तो वहां पर है प्रिजाइडिंग अफसर, लोकसभा में अध्यक्ष है, राज्यसभा में सभापति हैं, वो उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी गलत कार्य को क्या कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं, है ना, उसको ये कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर संसदीय विशेषाधिकार में संसद के अंदर कोई भी सदस्य यदि किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी करता है तो उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा।
जुडिशरी उनका उनसे नहीं पूछेगी कि आपने क्यों किया या आप क्यों कर रहे हैं। ये वहां पर अगर कुछ वो गलत कर भी रहे होंगे, कुछ गलत अनुशासनहीनता करेंगे भी, तो वहां का प्रिजाइडिंग जो है वो उनको डिसाइड करेगा, वो उनको सस्पेंड कर सकता है, वो उनको कुछ दिन के लिए कह देगा कि आप संसद में नहीं आएंगे, वो उनको बाउंसर से उठवा करके बाहर फेंकवा देगा, वो कर सकता है। लेकिन कोर्ट इस मैटर में कुछ नहीं कहेगा। तो 105 के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार संसद में बैठे सदस्यों को मिला हुआ है, इसी प्रकार से 194 के तहत 194 के तहत यह जो विशेषाधिकार है, यह विशेषाधिकार विधानसभा के सदस्यों को भी मिला हुआ है 194 के तहत, कि भाई उनके द्वारा वहां पर जो एक्टिविटी किया जाएगा उसके लिए वो किसी प्रकार से कोई ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे थोड़ा कि इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों को सदन में स्वतंत्रता पूर्वक अपने बातों को रखना, आचरण करना, अपने बातों को रखना, आचरण करना इत्यादि शामिल है। इत्यादि शामिल है। ठीक है, इत्यादि शामिल है। ओके, इंग्लिश में लिख लेंगे कि अंडर दिस आर्टिकल parliamentarians have rights to independently behave and participate to the parliamentary debate because in this matter court never interfere because in this matter court never interfere। ठीक है, तो सदस्यों को स्वतंत्रता पूर्वक बात करने, आचरण करने की आजादी है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें न्यायपालिका के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो न्यायपालिका के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, ये तो इसके लिए अधिकार है ताकि स्वतंत्रता पूर्वक ये लोग अपना काम करे, है ना, इनको कोई दबाव, इनको कोई प्रेशर नहीं लेना पड़े, आराम से करे ये अपना काम, है ना। लेकिन अब क्या है कि इसके तहत जो आजादी मिली हुई है, बहुत बार इसका मिसयूज कर दिया जाता है। कोई पेपर फाड़ करके फेंक देगा स्पीकर के चेयर पर, हंगामा करने लगेगा, बार बार वेल में आके खड़ा हो जाएंगे, है ना, धक्का मुक्की होगा, मारामारी होगा, बहुत तरह का बात हो जाता है। कोई किसी को अपशब्द बोल देगा, है ना। तो ये सब करने के लिए अधिकार नहीं है। यह अधिकार है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को उठाइए। आप जहां से आते हैं, सांसद चुने गए हैं,
वहां क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको आप अपने भाषा में अपने तरीके से आप उसको उठाइए, जिसमें आपको सहजता हो। आप अधिकार मांगिए अपने क्षेत्र के लिए, काम मांगिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। इस सब चीज के लिए आपको अधिकार मिला हुआ है। इसके लिए नहीं मिला हुआ है कि आप जा करके वहां वेल में जाकर के हंगामा करे, है ना, वहां पर स्पीकर के ऊपर आप कुछ फेंक दे, इस सब के लिए नहीं मिला है। लेकिन इसके तहत बहुत बार लोग गलत आचरण भी कर देते हैं। गलत आचरण करने के वजह से उनको निलंबित भी कर दिया जाता है प्रिसाइडिंग अफसर के द्वारा। तो यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार मिला हुआ है। इसका उद्देश्य है सांसदों को अपने क्षेत्र के लिए अच्छे तरीके से काम करने का अवसर दिया जाए। इसका कहीं से भी ये उद्देश्य नहीं है कि उसका मिसयूज हो या उसका गलत तरीके से ये किया जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 106। तो 106 में क्या है? तो संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, तो उनका जो वेतन भत्ता के लिए भी इनके लिए क्या होता है, कानून लाया जाता है। ठीक है, तो जो कानून इनके लिए पास किया जाता है मतलब, तो वो आर्टिकल 106 के तहत ही किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 106 के तहत ही किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ये किया जाता है तो 106 के तहत किया जाता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 106 के तहत ये किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि वेतन भत्ता, तो समय समय पर इनका वेतन भत्ता बढ़ते रहता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये लोग अपना कानून लेके आते हैं, अपना पास करा लेते हैं। जब वेतन भत्ता बढ़ाने से संबंधित अधिनियम आता है संसद में, तो ध्वनि मत से पारित हो जाता है ना। किसी को पता भी नहीं चलता कब पास हो गया। ऐसे जनता के हित के लिए कोई अगर बिल आ जाए, कोई विधेयक आ जाए, तो बहुत हंगामा होगा, बहुत तरह की बातें होंगी, दिक्कतें होंगी। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाता है, क्योंकि पैसा तो सबको बढ़वाना है। तो सारे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, किसी को कोई समस्या नहीं होती है, और आराम से लोग जो है सो अपना पैसा बढ़वा लेते हैं। ठीक है, तो पैसा जो इनका बढ़ता है वो आर्टिकल 106 के तहत ही संसद सदस्यों का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इन लोगों का है, बढ़ाई लेता है। एक एक राज्य के विधायक सबका वेतन देखिए ना, तो सांसद से ज्यादा है। ये हमारा दिल्ली का, ये जो कहते हैं ना आम आदमी पार्टी, ये खास आदमी पार्टी है ना। सबसे ज्यादा इनके विधायकों का सैलरी है ना। तो ये अपना मतलब कब बढ़ा लेते कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, इसका कारण भी है कि वहां तो विपक्ष है ही नहीं है ना। हाँ, किसी को पता नहीं चला, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भाई हम ये हैं, है ना। अभी देखिए वह कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरा में है। अपने घरे बुला करके धर के पीट दिया बढ़िया से महिला सांसद को, है ना। अब बेचारी वो हॉस्पिटल में भर्ती है ना। कि तो बहुत तरह का मैटर सब होते रहता है यहाँ पर। तो क्या निश्चित नहीं होता है ना, निश्चित नहीं होता ये लोगों का कोई सैलरी। ये लोग अपने से कानून ला के बना करके बढ़ा सकता है। ठीक है, अपने से जब मर्जी तब ये लोग बिल लाएगा एगो कि विधायक का वेतन भत्ता अधिनियम, आप वेतन भत्ता अधिनियम ला करके बढ़ा लेगा, और वो सामान्य मत से पास हो जाता है। उसके लिए 2/3 बहुमत का जरूरत नहीं पड़ता है, सामान्य मत, है ना। हालांकि उसके लिए 2/3 क्या 5/3 चाहिए तब वो आ जाएगा है ना, क्योंकि सबको चाहिए, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होता है। लेकिन वो आप लोग सब लोग पास करा लेता है, सब लोग का अपना पैसा वैसा ये बढ़ना रहता है, तो उस चक्कर में। चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। ये सब नॉर्मल आर्टिकल्स था, ये सब उतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन क्रोनोलॉजी में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आइए महत्वपूर्ण एक आर्टिकल, आर्टिकल 107।
हालांकि 105 बहुत बार पूछा गया है, तो 105 को ध्यान रखना है। हाँ लेकिन हाँ भले इसने, लेकिन अगर आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस में अगर इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप आर्टिकल के साथ बताएंगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये उनका प्रिजाइडिंग का अपना अफसर अधिकार है, इसी के तहत इनका अधिकार है कि लोग अपना बिहेव करेंगे, और उनका अधिकार है कि वो अपना दंड दे देंगे, पनिशमेंट दे देंगे। चलिए चलिए आगे आइए। तो यहां पर जो है आर्टिकल 107, आर्टिकल 107, 107, सदन में विधेयकों की पुरस्थापना। ठीक है, सदन में विधेयकों की पुरस्थापना, बिल प्रपोज्ड इन हाउसेस। ठीक है, सदन में विधेयकों की पुरस्थापना, पुरस्थापना, पुनः स्थापना नहीं, पुरस्थापना, पुरस्थापित। ठीक है ना, जो पेश जिसको कहते हैं कि पेश किया जाना है। ठीक है, अब देखिए, तो चूंकि विधेयकों के पुरस्थापना की बात है ना, तो यहां पर आपको समझना है कि संसद में कानून कैसे बनता है। तो पहले तो विधेयकों की पुरस्थापना, आर्टिकल 107। तो पहले ये समझिए कि विधेयक, बिल कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नॉर्मल बिल, ये नॉर्मल बिल कौन सा होता है जी? धन विधेयक। हाँ, और फाइनेंस बिल और मनी बिल। चलिए, विधेयक जो होता है वो विधेयक 4 प्रकार का होता है, नॉट 3 टाइप्स। विधेयक 4 प्रकार का होता है। ठीक है, हाँ देर से कनेक्ट कर लो ना, टाइम से कनेक्ट करवाना है ना। विधेयक 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, तो पहला विधेयक है साधारण विधेयक, साधारण, ऑर्डिनरी। साधारण विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल, फाइनेंस बिल, और संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तनु कुमारी कौन है कह रहे विनियोग विधेयक, ये ना हो तो विनियोग विधेयक कर लो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, पूजा कौन है, रेहान अहमद, लोकतंत्र सर, अच्छा, संजय पाठक, संजय नहीं धनंजय पाठक, तो आप बहुत अच्छा से समझाते हैं, चलिए थैंक यू। समझ में आता है ना? आप लोगों को समझ में आता है ना? हम तो प्रयास करबे करते हैं कि हम समझा दे बढ़िया से, वो आपके है कि भाई आपको आना चाहिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आता होगा, क्योंकि हम अपनी पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि जो बात हम कम से कम जान रहे हैं उतना आपको जना दे, और जो हमको खुद नहीं आता होगा हम क्या जनाएंगे, है ना। तो लेकिन हाँ, इतना विश्वास दिलाते हैं कि
इतना जरूर जानते हैं कि आपका काम हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। उससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता ना आपको है ना मुझे खुद को है ना। तो यस सर, चलिए, है ना। देखिए, आप लोग को समझाने के लिए मैं अपने मन में भी सोचता हूँ कि क्या क्या तर्क दे सकता हूँ कि प्रैक्टिकली आपको कनेक्ट कर पाऊँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली की, ताकि आप कनेक्ट कर जाए और समझ ले कि बात क्या है। बात समझ जाने के बाद लिखना बड़ा आसान हो जाता है। और सिविल सर्विस का मेन गेम तो लिखने का गेम है कि आप समझे रहिएगा तो आप अपने विचारों को शब्दों में पिरो दीजिएगा, और नहीं समझ रहिएगा तो अपना विचार को पिरो में नहीं नहीं पिरो पाइएगा, मतलब शब्दों में उसको नहीं डाल पाइएगा, है ना। इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीच में। इसलिए आप लोग को थोड़ा डांट फटकार भी लगाते रहते हैं बीच बीच में, है ना। डांटते भी हैं बढ़िया से बना करके, नहीं जी, है। लेकिन डांटने के पीछे का जो मनसा होता है वो यही रहता है कि आप सीरियस रहिए, है ना, और आप ठीक से अपना काम कीजिए, अपने काम के प्रति जिम्मेवार बनिए, है ना। बाकी किसी चीज में आप जिम्मेवार रहिए न रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने काम के प्रति अपने पढ़ाई के प्रति जिम्मेवार रहिए, है ना। बाकी किसी के प्रति जिम्मेवार होने का जरूरत नहीं है। काम के प्रति आप जिम्मेवार रहिएगा ना, तब बाकी सब लोग आपके जिम्मेवारी का ख्याल रखेगा। अगर आप काम के प्रति जिम्मेवार नहीं रहे तो बाकी में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो साधारण विधेयक, यहीं पे सबका आर्टिकल समझ लीजिए। साधारण विधेयक का चर्चा आर्टिकल 107 में है, ठीक है। धन विधेयक का चर्चा आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक का चर्चा आर्टिकल 117 में है। संविधान संशोधन विधेयक का चर्चा आर्टिकल 368 में है, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर ये 4 तरह के विधेयक हैं। तो अब आर्टिकल 107 में आपने पढ़ा कि विधेयकों की पुनर्स्थापना, ठीक है। अब देखिए कि कोई विधेयक जो है, कोई बिल जो है ना, ये संसद में अगर उस साधारण विधेयक, हर विधेयक के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होता है। साधारण विधेयक जो है, अब संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी विधेयक कानून बनने के फेज में वो 3 फेज से होकर गुजरता है। जब कानून बनना होता है तो उसका 3 फेज होता है, ठीक है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। कोई विधेयक जब कानून बनने के फेज में होता है तो इसका 3 फेज होता है। पहला होता है प्रथम पाठन, फर्स्ट फेज, फिर होता है द्वितीय पाठन, सेकंड फेज, और फिर होता है तृतीय पाठन, थर्ड फेज, है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फेज है इसमें क्या होता है। तो देखिए, साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक और वित्त विधेयक, है ना, ये दोनों पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल कभी भी पेश किया जाएगा तो पहले लोकसभा में, बाद में राज्यसभा जाएगा। ये कल भी बताए थे आप लोगों को, है ना, जब लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे थे, ठीक है। ये कितना नंबर आर्टिकल है, ये कितना नंबर है, कितना नंबर पढ़ रहे हैं? आएंगे एक बताएंगे ना, है, आएंगे तो बताएंगे, अभी जो बता रहे उसको समझना है, ठीक है। चलिए, तो अभी इतना समझिए कि साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये अगर सदन में पेश किया जाएगा संसद में, तो ये पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये पहले या तो लोकसभा पेश हो सकता है या पहले राज्यसभा पेश हो सकता है, कहीं पेश हो सकता है, ठीक है। धन विधेयक कभी भी पेश होगा तो पहले लोकसभा पेश होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब क्या है कि जब कोई विधेयक पेश किया जाता है, तो मान लीजिए कि वो लोकसभा में, कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो इसका फर्स्ट फेज क्या होगा। तो इसका फर्स्ट फेज होगा कि यहां पर जो स्पीकर है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक, हम इस बिल को पेश करवाएंगे, इस पर चर्चा बहस होगा।
तो जैसे ही स्पीकर इसको एक्सेप्ट कर लेता है वही फर्स्ट फेज होता है। बिल इंट्रोड्यूस हुआ और इसने स्वीकार कर लिया। जैसे ही इसको स्वीकार करता है तो स्वीकार करने के बाद ही भारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। गजट बोले तो परिपत्र, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो कोई भी बिल जब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो एक्सेप्ट होने के टाइम में इसको क्या किया जाता है, उसको गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है कि गजट में अब आ गया, वो रिकॉर्ड में मेंशन हो गया कि ये बिल आया है। ठीक है, तो प्रथम पाठन में बस एक ही चीज होता है, अब पूरा जमाइले लोए हैं, पूरा एकदम देह में दर्द दर्द हो गया है, हैं? रतिया में सुतल नहीं थे, सोए थे, तब पूरा एकदम शरीर माज रहा है, एकदम धर रहा है कि 2:30 बजे। तुम कहां से देख रहा था ये चीज? मैं 2:30 बजे तुम इसके साथ ही था, तुम भी जंगले था तब ना, है? फंस गया ना। ऐसा ही एक बार हम भी फंस गए थे, जैसे तुम अभी फंसा ना, उससे हम भी फंस गए थे। फंस कैसे गए थे? नया नया जब पटना आए थे तो हम लोग चल गए कहाँ, पी एंड मॉल। तब पी एंड मॉल चल गए, या सर तुम भी गए थे का जी? तो पी एंड मॉल गए, उस समय वह मॉल में था, बहुत ही था, तो 2-3 आदमी थे, हम लोग चल गए। तब कॉलेज का सब फ्रेंड सब तक कि चलो ना मूवी देखेंगे, हम चलो देख लेते हैं। देख लिए हम लोग, आओ 10-11 बजे छूटा वहां से, पूरा रात हो गया था। जब छूटे बाहर आया ना तो वहां दिख गया वो हम लोग गांव का लड़का, मेरे को दिख गया, मतलब मेरे घर के बगले का, वो भी आया था पटना पढ़ने के लिए, तो दिख गया। तो हम उससे बचा लिया, वो हमसे बचा लिया कि कोई किसी घरे नहीं बोलेगा, है ना। मतलब वो हमको देखा नहीं, भगवान जाने, आज तक हम लोग एक दूसरे से ओपन नहीं किया इस बात को, लेकिन हम उसको देखे तो हमको लगा कि वो भी हमसे बचा रहा है, हम भी बचा रहे थे कि दोनों आदमी जाएगा तो दोनों के घरे कह देगा, दिक्कत हो जाएगा, तो कोई किसी को कहेगा नहीं। तब तक हम क्या ना बनने के चक्कर में, बचपना था, माँ से बोले कि जानती हो माँ, इसको हम देखे थे एक दिन 11 बजे रात को पी एंड मॉल में, आई पता नहीं कार्य कर रहा था वहां पर। तो माँ पूछे, अच्छा ठीक है, तुम क्या कर रहा था वहां पर 11 बजे रात को? तुम्हारा घर इनकम टैक्स में है, आप पी एंड मॉल कुर्जी के पास है, तुम वहां क्या कर रहा था? हमरा लगा कि बाप रे भाई, तो ब्लंडर हो गया भाई, है ना, बहुत बड़ा गलती हो गया। अब क्या कहने कि हम भी थे वहीं में ना, बोले कि हम भी वहीं गए थे, अब क्या करिएगा, तभी पहुंच जाता है कभी कभी ना, इसलिए सब चीज ध्यान रखना होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो वह गलती फर्स्ट एंड लास्ट था, उसके बाद नहीं, है ना। हाँ लास्ट। चलिए, तो यहां पर जो है अब क्या है कि पहला भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में कोई भी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, प्रस्थापित कर सकते हैं। वो पहला उसका फेज वही है कि वो भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित हो जाएगा तब सेकंड फेज शुरू होगा। सेकंड फेज में अब चेयरमैन क्या करेंगे, जो स्पीकर है, उस बिल का एक एक जो मतलब जो पत्र यानी कि जो उसका प्रिंट है, उस सभी सदस्यों को बंटवा दिया जाएगा, जितना मेंबर्स है सबको, कि भाई ये बिल पेश हुआ है, सब लोग इसको पढ़ लीजिए, है ना। सत्ता पार्टी के भी सब लोग को चल जाएगा और विपक्ष को भी सब लोग को चल जाएगा, जितने सांसद है सबको चल जाता है। और उसमें 1-2 दिन का छुट्टी कर देता है अध्यक्ष, जब कोई बिल पेश होता है तो 1 दिन का वो छुट्टी कर देता है, और कहता है 117 बढ़िया से स्टडी कर लीजिए आप लोग। अब स्टडी कर लेगा सब लोग, 2 दिन का छुट्टी कर देगा, सब लोग पढ़ के आइए। अब जब स्टडी करके आएंगे तब उस पर करवाएगा चर्चा और बहस। अब उस पर बहस होगा, है ना, विपक्ष उस पर अमेंडमेंट लाएगा, संशोधन लाएगा, उस कहेगा कि इसमें ये प्रावधान आप काहे रख दिए, ये ठीक प्रावधान नहीं है। सरकार उस पर जवाब देगी, फिर विपक्ष संशोधन देगा, और मान लीजिए 10 को संशोधन दिया सरकार, उसमें 5 को स्वीकार की, 7 को रिजेक्ट कर दी, है ना। मतलब वो अपने हिसाब से अपना प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, उनकी मर्जी है ना। तो यहां पर जो है प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है, फिर रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा और फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। अब जब सरकार को जितना संशोधन स्वीकार करना होगा उतना स्वीकार करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब जब चर्चा बहस हो जाएगा पूरा, सरकार कह देगी कि अब हो गया, हम जितना स्वीकार करना था हम स्वीकार कर लिए, अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब मतदान करवाइए, अब वोटिंग करवाइए। तो पहला फेज में होगा भारत सरकार के गजट में प्रकाशित, दूसरा फेज में चर्चा और बहस, संशोधन, ये सब दूसरा फेज में होगा। तीसरा फेज में होगा वोटिंग, है ना। तीसरा फेज में क्या होगा, वोटिंग, मतदान, ठीक है।
अब मतदान के बाद जो है वो पास होकर के हाउस पास कर देगा, मतदान हुआ, अब वो बिल पास हो गया तो लोकसभा से अगर ऐसा प्रोसेस होता फिर अब राज्यसभा जाएगा। अब राज्यसभा जाएगा तो देखिए, अब एक बार अगर कोई बिल गजट में प्रकाशित हो गया तो दोबारा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि पहले लोकसभा में पेश किया गया था तो लोकसभा अध्यक्ष उसको गजट में निकलवा दिए, तो दूसरा हाउस में आएगा ना, तो यहां से खाली सेकंड आ थर्ड इसमें राउंड चलेगा, यानी कि चर्चा और बहस होगा, अब मतदान होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यही चीज अगर राज्यसभा से शुरू हुआ रहता तो राज्यसभा अगर इसको गजट में प्रकाशित कर दिया रहता, राज्यसभा इसको गजट में प्रकाशित कर देगा तो क्या होगा कि यहां पर फिर जो है सो ये गजट में प्रकाशित नहीं होगा। गजट में प्रकाशित किसी एक ही हाउस में होगा, जिस हाउस में पहला बार लाया जाएगा। तो पहला हाउस अपना 3 फेज पूरा करेगा, पहले में गजट में प्रकाशित करेगा, दूसरे में चर्चा और बहस करेगा, और तीसरे में मतदान कर देगा। उस बाद पास हो गया, पास होके चल गया दूसरा हाउस। दूसरा हाउस जाएगा तो वहां का जो स्पीकर बैठा हुआ है, जो चेयरमैन बैठा हुआ है, वो उस पर चर्चा और बहस करवाएगा, अब मतदान करवा देगा, पास हो जाएगा। पास होने के बाद चल जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास बिल गया पास होने के बाद, अब राष्ट्रपति अगर उसको अपना सहमति दे देंगे, बिल बिकेम एन एक्ट। तो सदन में कोई भी विधेयक 3 स्थिति से होके गुजरता है। ठीक है, क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये एक ही है, भारत सरकार का है। हाँ, गवर्नमेंट। हाँ, नहीं तो वही कह रहे हैं कि एक बार अगर गजट में किसी भी हाउस ने प्रकाशित कर दिया तो दूसरा हाउस को फिर उसको गजट में प्रकाशित करने का जरूरत नहीं है। तो यहां पर सहमति मिलेगा तभी ना, ये अगर सहमति नहीं देगा तो गजट में कैसे जाएगा? पहले तो आप जब प्रपोज करेंगे तो यहाँ पर स्पीकर बैठा हुआ है, स्पीकर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है, हम इसको इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे बिल को एक्सेप्ट करेगा तो इसको गजट में ही प्रकाशित करवा देगा। हम्म। हाँ, तो वो ये था कि वो राज्यों से संबंधित मामला था। ठीक है, राज्यसभा का मैटर था वो, क्योंकि उसमें फिक्स है कि राज्यों से संबंधित विधेयक पहले राज्यसभा ही आएगा, वो लोग कहीं दोनों हाउस का वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो और उसमें आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग जो है, खास करके 3 के प्रयोग के तहत उसको किया गया था। तो इसमें पहले ही उसको गजट में लाया गया था, तो राज्यसभा में उसको आना था। तो राज्यसभा में जब उसको आना था तो वहां पर राज्यपाल जो थे वहां के, उन्होंने राष्ट्रपति से परमिशन लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, हम वहां पे 370 को हटाते हैं। तो एक प्रकार से एक आदेश आ गया, पहले ही राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से वो हट गया। अब हट गया तब उसको मान्यता दिलाने के लिए संसद से पास करवाना था। तो संसद से मान्यता दिलाने के लिए राज्यसभा वो अगले दिन गया, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपनी सहमति पहले दे दी थी। तो राष्ट्रपति का वो ऑर्डर था, ये सामान्य विधेयक में थोड़ी ऐसा होगा। वो आप कश्मीर में वो राज्य से उसका दर्जा छीन करके 370 खत्म करने की बात थी। ये सामान्य विधेयक में आपको हो सकता है फिजिकल बिल पास कराना है ना, हो सकता है कोई भी वेतन भत्ता अधिनियम ही पास कराना हो, डाउरी एक्ट्स बनवाना हो, है ना, लिकर एक्ट्स बनवाना हो, कोई भी एक्ट बनवाना है तो नॉर्मल कानून क्या बात है। तो इसमें एक प्रोसेस होगा, है ना। इसमें इस नहीं होगा, उसमें इस समय तो पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं, उसमें ना राष्ट्रपति के पास पहले ही चल गया। अब थोड़ा ना कोई वित्त विधेयक पहले ही राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, है ना। साधारण विधेयक तो कभी जाएगा नहीं, एकदम लास्ट प्रोसेस है। लेकिन उसमें स्टेट का कंडीशन ही चेंज हो रहा था, इसलिए राष्ट्रपति के बिना सहमति के प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता था, क्योंकि वो 370 खत्म करने का बात था और वहां की विधायिका नहीं थी। तो विधायिका नहीं थी तो वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दिया कि भाई हम चाहते हैं क्या इसको खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रपति ने अपना परमिशन ग्रांट कर दिया। तो उनके परमिशन के बाद जब राष्ट्रपति ने परमिशन कर दिया तो उस चीज को संसद से मान्यता दिलाने के लिए उसको आगे जाकर राज्यसभा से और लोकसभा से पास कराया गया। क्लियर है। और ये अन्य विधेयकों के संबंध में बात है। तो 3 फेज में विधेयक जो है वो संसद में गुजरेगा, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। फर्स्ट फेज में जिस हाउस में पेश होगा वो हाउस गजट में प्रकाशित कर देगा। सेकेंड फेज में उस पर चर्चा और बहस और संशोधन होगा और थर्ड फेज में उस पर मतदान हो जाएगा। अगर पास हो गया तो दूसरा हाउस को चल जाएगा, फिर दूसरा हाउस उस पर चर्चा और बहस करवाएगा, फिर मतदान करवाएगा,
दूसरा हाउस भी जब पास कर दिया, दोनों हाउस ने विधेयक को पास कर दिया, देन विधेयक चल जाएगा राष्ट्रपति के यहां। अब राष्ट्रपति का चॉइस है कि राष्ट्रपति क्या करना चाहता है ना, राष्ट्रपति का चॉइस। क्लियर है कि राष्ट्रपति की क्या मर्जी। क्या? हम्म। तो फिर नहीं होगा पास, फिर नहीं होगा पास। तो फिर अगर संविधान विधेयक है तो संयुक्त सत्र बुलाना पड़ेगा। अगर अगर पास कराना एकदम जरूरी है तो कंबाइंड सेशन बुला लीजिए, कंबाइंड सेशन बुलाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये तीन फेज समझ में आया कि तीन फेज ही ये जो है सो पास होता है। ठीक है, तो ये नियम तो लागू हुआ धन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर, संविधान संशोधन में किसी भी हाउस में आ सकता है ना। ये जो है इसका फिक्स है कि पहले लोकसभा में ही आएगा। क्लियर है, ये पहले लोकसभा में ही आएगा, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए, अब आइए। हाँ, सरकार एक प्रकार से एक ब्लूप्रिंट दे देती है कि हम इन इन चीजों पे काम करेंगे। तो एक प्रकार का इन्फॉर्मेटिव रहता है, वो चेयरमैन के पास रहता है, स्पीकर के पास रहता है कि हम इस बिल को लाने वाले हैं। बाद में जैसे जैसे वो नंबरिंग आता है वैसे वैसे उसका प्रोसेस अपना होता है। चलिए, नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 संसद का संयुक्त सत्र, कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का संयुक्त सत्र, कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र। तो संसद का संयुक्त सत्र ये कहां से लिया गया है? भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, है ना। भारत के संविधान में इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है संसद का संयुक्त सत्र। तब है कि संसद का संयुक्त सत्र जो है वो केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। ये नोट करके लिख लेंगे कि संसद का संयुक्त सत्र ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ओनली हेल्ड ऑन द मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ओनली हेल्ड ऑन द मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिल। हाँ जी सर। अच्छा, ये कोनो विधेयको था क्या? एकरा के कह दिलो कि विधेयक था? अग्निवीर योजना, ये योजना ना है सरकार का, ये कोई कानून थोड़ी है। थोड़ा ना इसके लिए कोई बिल लेके आई थी सरकार सदन के अंदर में, है ना। ये कोई कानून नहीं था, ये तो सरकार की योजना थी। कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, उसको पास कर दिया, है ना। कैबिनेट ने ही मंजूरी ले ली, अपना आदेश दिया, कैबिनेट ने मंजूरी की, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसलिए कोई कानून वानून नहीं था, कोई कानून नहीं बना है, ना तब बना था ना अभी बना है। ठीक है, कैबिनेट की इच्छा से बना है। तो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में, है ना। किसके संबंध में?
ओनली ऑर्डिनरी बिल। इसका मतलब कि ना तो ये संविधान संशोधन पे बुलाया जाएगा, ना ये वित्त पर बुलाया जाएगा, ना ये धन पर बुलाया जाएगा। धन विधेयक पर तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो केवल और केवल इस पे। अभी कब बुलाया जाएगा? जो अभी इन्होंने सवाल पूछा था कि अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं करे तो क्या करेंगे, तो हमने कहा कि तो संयुक्त सत्र बुला लेंगे। संयुक्त सत्र तभी बुलाया जाएगा जब कोई साधारण विधेयक पास नहीं हो पा रहा है ना। तो अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है आपसे कि संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे, है ना। संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा? कंबाइंड सेशन बुलाएगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। कल ही हम लोग इस पे बात किए थे कि इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो राज्यसभा का उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो यहां पे आप इसको ध्यान रखेंगे कि क्या है और किस तरीके से है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि साधारण विधेयक, ठीक है, पे ही बुलाया जाएगा। बुलाएगा राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और मीटिंग होगी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, है ना। अब लोकसभा राज्यसभा जब दोनों साथे बैठेगा तो आराम से सरकार जो बिल चाहेगी वो पास करा लेगी, क्योंकि सरकार का बहुमत रहता है यहां पर। इसीलिए संविधान में रोक दिया गया है कि केवल ऐसा आप साधारण विधेयक पर कर सकते हैं, बाकी किसी पर नहीं कर सकते हैं। साधारण मतलब क्या? ऑर्डिनरी चीज, है ना। मतलब इससे कि आप कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर ये होता कि संयुक्त सत्र आप किसी भी मुद्दे पे बुला सकते हैं तो सरकार धराधर संविधान संशोधन कर देती, संयुक्त अधिवेशन बुला करके जो मर्जी सो कर देती। इसलिए संविधान इतना जबरदस्त बना है कि इतना नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता है संविधान के साथ छेड़छाड़, है ना। आप केवल साधारण विधेयक को पास करा सकते हैं और कोई को जैसे पास यहां पर नहीं करा सकते। ठीक है, अभी तक जो संयुक्त सत्र है वो कितने बार बुलाया गया है? 3 बार, है ना। 3 टाइम्स जो है वो अभी तक ये बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? हाँ, 1991 में। अच्छा, 1991 में क्यों बुलाया गया था? 1991 में तो है ना, कह रहे हैं। अच्छा, 71 में कुछ हुआ था। अब 75 में कुछ हुआ था। अच्छा, 1985 में कुछ हुआ था। है तो डाक के लिए कंबाइंड सेशन बुलाया गया था। हाँ, तो उसके लिए डाक बिल, उसके लिए कंबाइंड सेशन थोड़ा ना बुलाया गया था। हाँ, बैंकिंग, गुड, बैंकिंग। 1971 में, सॉरी 1961 में, 1978 में और फिर 2000 में। 2000 में अटल जी के समय में बुलाया गया था जब पोटा पास किया गया था, है ना। जब उन्होंने पोटा पास किया था, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, है ना। तो 1961 में बुलाया गया था पहली बार कंबाइंड सेशन दहेज बंदी के लिए, है ना। देखिए कितना पुराना कानून है देश में, डाउरी प्रोहिबिशन, है ना। लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है, धड़ल्ले से लोग ले रहे हैं और धड़ल्ले से लोग दे रहे हैं, है ना। अब मजेदार बात है
कि इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा है, उनका रेट सबसे हाई है ना। जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास एक्ट को प्रैक्टिकली इंफोर्स करना है, उनका जो मैटर है वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा खासा डाउरीज है ना। है उपहार लेते हैं, पहले ये प्रक्रिया ही था उपहार का, है ना, लेकिन बाद में ये बाध्यता बन गया। हम्म हम्म तो हम्म लेकिन ये डाउरीज जो है ये एक प्रकार से सोसाइटी का अभिशाप है ना, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये अलग अलग तरह से चल रहा है। कितना आदमी की तो तैयारी का मोटिवेशन होगा ही, होगा कि नहीं, कि सैलरी तो बाद में मिलेगा, है ना, दहेज पहले मिल जाएगा, खाली बनना है, बस सिलेक्ट हो जाइए, तब देखिए एक से एक पार्टी आएगी घर पे, है ना। है हाँ हाँ हाँ, फिर बंदे कह रहा है हाँ, शब्द सुधारना है, हाँ हाँ हाँ। हम्म सुंदर होनी चाहिए। अच्छा, आप मान लीजिए सुंदर खूब हुआ, मथवे नहीं हो, तब चलेगा? वही पगला को रहा है चलेगा, क्या फायदा? अरे, ये जो जिस तुम सुंदरता के पीछे जो भाग रहा है ना, ये ये बहुत 2-3 दिन का मैटर रहता है। एक्सपीरियंस करिएगा लाइफ में, शकल किसी भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शकल से आप अट्रैक्शन ले सकते हैं किसी के लिए, है ना, लेकिन अट्रैक्शन के साथ लाइफ नहीं कटता है ना, लाइफ अंडरस्टैंडिंग के साथ कटता है। तो ये दिखने में अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, ये 2-4 दिन तक ठीक लगेगा, 2-4-10 दिन तक ठीक लगेगा, खूब है बढ़िया ना तो 5-6 महीना तक ठीक लगेगा। अब आप खूब अच्छी चीज है और उसको रोज देखिएगा, सुबह शाम दोपहरिया, बोर हो जाइएगा देखते देखते, है ना। ई जो तू प्रेम का माला जो जप रहा है ना बउआ, है तो प्रेम का जो माला जप रहा ना, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, होता है क्या है? होता है। अच्छा तो किस पे बता रहा है? अनुभव देखा है, इस तरह का चीज देखी है, कुछ दोस्त हैं, है ना। देखिए, वर्तमान समय में, आज के इस इकोनॉमिक युग के अंदर में, है ना, सक्सेस रहिए, बहुत सारा प्रेम मिलेगा, ठीक है। अब प्रेम का अगर परिचय करना है, प्रेम की सच्चाई जाननी है, तो बेरोजगार होकर के देखिए। कोई आपसे बहुत प्रेम करता है ना, एक दिन उसको अचानक से फोन करके कहिए मेरी नौकरी छूट गई, मैं सड़क पे आ गया, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, है ना, एकदम रोइए कनिए पूरा बढ़िया से उसके सामने, अरे सब बर्बाद हो गया, अब क्या होगा मेरा, है ना। पहुंच जाइए दूसरा दिन उसके घरे पहुंच जाइए, अब तुम ही आज मेरे लिए हो जो हो सो, कोई उपाय करो मेरा, लाओ 50,000 तुम ही लाओ कि अपना जीवन में कुछ करे, है ना। उस समय वास्तविक प्रेम का परिचय हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप किसी के लिए लाइबिलिटी बन जाइएगा ना, प्रेम प्रेम सब पीछे छूट जाता है, ठीक है। क्योंकि वास्तव में जिस प्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कहने की बात कर रहे हैं, वो करता नहीं है कोई, हर जगह पर स्वार्थ है ना, स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है। तो जहां स्वार्थ है वहां प्रेम कहां। कहा जाता है कि याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम पाषाण बन गया होता है। तुम कह रहे हो कि प्रेम है, कुछ प्रेम उरम नहीं होता है। अगर प्रेम कहीं होगा ना, तो प्रेम तो शकल देखेगा ही नहीं, प्रेम तो भाव देखेगा, है ना। वो तो भाव देखता है, वो तो इमोशन देखता है ना। नहीं ऐसे इसकी क्या गारंटी है?
बिल्कुल, अगर तो वही तो कह रहे हैं कि अगर ये हो गया, अगर आपको शकल देख के प्रेम हो रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, प्रेम कहां हो रहा है? अपनी मां से प्रेम करते हो, शकल देख के करते हो? नहीं करते ना, नहीं करते ना। फिर बहन से प्रेम करते हो, शकल देख के करते हो? नहीं करते हो ना, वही प्रेम है। बहन बहन है, काली हो चाहे गोरी हो, और दूसरा कोई गोरा होगा तभी प्रेम करेंगे, तो कहां से प्रेम हो गया? बेवकूफी वाला बात है ये सब, है ना। प्रेम हाँ, सही बात। प्रेम जहां होता है ना, वहां निस्वार्थता होती है, इस बात का ध्यान रखना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के व्यवहारवादी दुनिया में इसका उम्मीद करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति बनेगा ना तो उसको केवल दुख ही मिलेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा भावना में डूब जाइएगा, बहुत ज्यादा इमोशन में चल जाइएगा, और बार बात पे कोई ना कोई व्यक्ति आपके इमोशन को ब्रेक करेगा, ऐसे में आपको दुख होगा। इसलिए आपको समझना होगा कि अभी वर्तमान का जो समय है वो प्राचीन समय नहीं है। क्योंकि आज, पहले कहते ना कि पहले प्रेम अंधा होता था, तो जब प्रेम अंधा होता था तब वो नहीं देखता था कि शकल कैसा है। आज प्रेम को ने अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया, उसके पास आंख है, और आंख के बाद के साथ वो देखता है आपकी सफलता, वो देखता है आपकी गाड़ी, वो देखता है आपका घर, वो देखता है आपका बैंक अकाउंट। ये आंख है प्रेम का। और अगर ये सब आपके पास है तो प्रेम 5 मिनट में होता है ना। सलमान खान आज भी चाहे ना किसी से इक्स लड़ाने का, तो 200 लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे और लड़ा लेंगे उससे। सफल, उसके पास पैसा है, सक्सेस है ना। आप तैयार होकर रोड घूमिए सड़क पर, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास सक्सेस नहीं है ना। सक्सेस इंपॉर्टेंट चीज है आज की दुनिया में, ठीक है। और जहां वास्तव में अगर प्रेम की आप बात करेंगे तो प्रेम हम सिर्फ हमारे फैमिली वाले ही हमें करते हैं आज के डेट में, क्योंकि निस्वार्थता वहीं पर है। और वहां पर आपको आपकी मां चाहे कैसी भी हो सकता है दूसरे किसी को आपकी मां अच्छी ना लगे, अरे यार तुम्हारी मां तो यार काली है, तुम्हारी मां तो गोरी है, तुम्हारी मां तो नाटी, कोई कह दे, लेकिन आप कहेंगे कि मेरी मां है। आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति कभी भी कोई भाव नहीं आएगा। आपकी बहन दुनिया के लिए चाहे जैसी हो, कोई कह रहे काली है, गोरी है, नाटी है, मोटी है, कुछ भी हो, आपकी बहन है, उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। वहां पे शकल सूरत मैटर नहीं करता जी, वहां मैटर करता है बस प्रेम, कि हमारा रक्त संबंध है। निस्वार्थता के साथ आप जहां जुड़ते हैं वही प्रेम है। और बाकी जिस चीज को आजकल हम लोग प्रेम कहते हैं कि ये प्रेम है, किसी के तरफ से वो प्रेम नहीं होता है। दो लोगों की आवश्यकता होती है, और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अनैतिक कार्य करते हैं, जिसको कि समाज मान्यता प्रदान नहीं करता है, और इसी का नाम देते हैं प्रेम। अरे प्रेम हो गया तो दास पर बतियाएंगे, यह प्रेम है। प्रेम का पहला शर्त होता है त्याग। कितना लोग करता है जी, जितना का नाम ले रहा था ना उससे मुझे कि त्याग कर देगा, छोड़ देगा, कोई नहीं करेगा। प्रेम का मतलब ये होता ही नहीं कि अगर हमको किसी से हो गया तो हम जीवन उसके साथ बिताएंगे, नहीं। प्रेम का मतलब होता है कि सामने वाले से पूछिए कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम ये चाहते हो करो, तुम्हारी जो मर्जी, तुम खुश रहो। प्रेम में आदमी दूसरे की खुशी चाहता है, अपनी खुशी नहीं चाहता है, अपना खुशी नहीं, है ना, दूसरे खुशी। जो हमारे एक्चुअल में ऐसे चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता हैं, जो हमसे चाहते हैं कि हम अपनी खुशी चाहें, ठीक है, और अपनी खुशी के हिसाब से काम करें। तो इसलिए दिक्कत यही है कि आज के समय में हमारा जो जनरेशन है, यहां पे हम लोग समझते ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है ना, कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम छोड़ देने का नाम है, प्रेम पकड़ने का नाम नहीं है, प्रेम पीछे पीछे घूमने का नाम नहीं है, प्रेम जीवन साथ बिताने का नाम नहीं है। लेकिन प्रेम का व्याख्या ही गलत हुआ है, दुनिया को दिखा ही गलत रहे हैं, अपने स्वार्थ को दिखा रहे हैं। हमारा तोरे साथ रहना है, रो रहे हैं, कन रहे हैं, तोरा बिना नींद न लगतो। अरे पगला, ये प्रेम है? ये मोह है, इसको कहा जाता है मोह। आपको किसी के प्रति मोह हो गया है, 10-15 दिन दूर होइएगा ना, एक आध महीना, सब मोह खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई अच्छा लगने लगेगा, तुरंत प्रेम खत्म हो गया। प्रेम का मतलब होता है कि जो अच्छा लग गया वो लग गया जीवन पर्यंत। प्रेम राम को हुआ था वाटिका में,
जब उन्होंने पहली दफा माता सीता को देखा था। जब देख के आए तो उनका मन, कैसे आदमी देखता है, फिर मंद मंद मुस्कुरानियां अंदर में मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा, कहा भैया आज तो बड़ा, क्या बात है? तो बोले कोई बात नहीं यार, सब ठीक है। तो बोले जिसको देख के मुस्कुरा रहे हैं ना, कल उनका स्वयंवर है, ठीक बात नहीं है मुस्कुराना, कोई और से शादी होने वाला है। उन्होंने बोला हाँ यार ये तो है, शादी तो किसी और से हो जाएगी, लेकिन क्या करें? तो बोले कि ऐसे ट्राई कर सकते हैं हम लोग भी, प्रतियोगिता ही तो है, धनुष ही तो तोड़ना है, अगर आप ही तोड़ दीजिएगा तो आप ही से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि यार मेरा इच्छा है, लेकिन अब स्वयंवरा का भी तो इच्छा होना चाहिए, उनकी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि भाई चलते हैं, कल गुरुदेव तो जाएंगे ही स्वयंवर में, चलते हैं वहां, देखते हैं कि क्या होता है, स्वयंवर जाकर के डिसाइड करेंगे। तो आए, स्वयंवर में सब लोग बैठा, सारा राजा सब गया, धनुष केकरो से उठ भी नहीं किया। राम जी गए, अंतिम में धनुष उठा लिया, तोड़ दिया, विवाह वाह का होने का हो गया, कब तो विवाह नहीं से होगा। लेकिन फिर जब ये बात हुई तो राम जी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा कि अच्छा हमको एक बात बताइए कि सर गुरुदेव हम विवाह तो कर लेंगे यहाँ, लेकिन इस विवाह का परमिशन मैंने अपने पिता से नहीं लिया है, और पिताजी से मुझे परमिशन तो मिला नहीं, हम तो आपके सेवा में आए थे, इधर मेरा विवाह हो रहा है। तो गुरुदेव थे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम तो राजा हो, राजकुमार हो, तुम्हारे पिता ने भी 3 विवाह किया हुआ है, यहां तुम एक कर लो, अयोध्या चलो, पिता के मर्जी से एक और कर लेना। वहां राम ने कहा, वहां तक वो राम ही थे, वनवास के बाद वो श्री राम हुए, वहां उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी विवाह है, इसके बाद मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, और एक बार प्रेम में जिसके साथ बंध गया उसके साथ बंध गया। अब मुझे मतलब दूसरे के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, कोई विकर्षण ही नहीं है, यहां हर 3 दिन पर कोई और अच्छा लग जाता है, नहीं लग जाता है? कहते हैं कि प्रेम में जा रहे हैं। प्रेम साधना है, प्रेम तपस्या है, और तपस्या सब लोग नहीं कर सकता है। तपस्या करने के लिए खुद पे कंट्रोल चाहिए, खुद पे नियंत्रण चाहिए, वही कर सकता है। कौन है आज के दुनिया में है? यहाँ तो बात बात पर झगड़ा हो जाता है, मैटर हो जाता है कि नहीं? है क्या क्या कर रहा है? क्या है? चलिए, इसलिए प्रयास करना है कि लाइफ में सक्सेस अचीव करे, बढ़िया से पढ़ लिख ले, लाइफ में अच्छे जगह स्टैंड करे, तो कोई ना कोई अच्छा आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? और सकल सूरत अच्छा होना हो, दिमाग अच्छा होना चाहिए, है ना? मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पिछले बार भी कहा था कि भाई जो स्टीफेंस थे उनका बॉडी खराब था लेकिन दिमाग अच्छा था, दुर्योधन का बॉडी ठीक था, दिमाग खराब था, है ना? तो बॉडी ठीक था, दिमाग खराब था, तो महाभारत करा दिया, है ना? तो इसलिए दिमाग ठीक वाला आदमी चाहिए ना। क्या तो पढ़ाई लिखाई में तो इतना तुम दिमाग लगाता नहीं है जी। आ, आ, नहीं, तो ये इसमें जितना तुम इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये सभापति वाला में पूछ रहा है, सीख कुछ रहा है? ये सब ना सीखो, प्रेम कुछ सीखेगा, है ना? जिज्ञासा था, अभी दूर हो गया ना जिज्ञासा, ठीक। चलिए, तो आइए, यहां तक समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है? हाँ, 78 वाला बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, ठीक है? 78 था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। 61 था आपको डाउरीज, और 2000 था पोटा, ठीक है? तो 78 में भी हुआ था, है ना? हाँ हाँ, उसमें प्रपोजल लाया गया था, 2 में उसको पास किया गया था, अटल जी की गवर्नमेंट थी, और वो आतंकवाद निवारण अधिनियम था, मतलब आतंकवादियों को रोकने के लिए इस तरह की चीजें यहाँ पे की गई थी। हाँ, पास अगर पूछेगा तो 2002, ठीक है?
हाँ फिर खत्म भी हो गया था तुरंत। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही जो है, ये तीनों चीज जो है, ये तो 3 बार आएगा तो पास हो गया। एक बार और आया था 2008 में, 2008 में इसको एक और बार बुलाया गया था महिला आरक्षण पास कराने के लिए, लेकिन पास नहीं हो पाया। तो 3 बार आप कह सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो सक्सेसफुली हुआ है, अब पास भी हुआ है। लेकिन चौथे टाइम में जब बुलाया गया तो पास ही नहीं हुआ, है ना। चौथे टाइम में ये पास ही नहीं हुआ, है ना। 2000, हाँ, विमेंस रिजर्वेशन बिल, वही जो अभी मोदी जी पास कराए हैं, संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डॉरीज जो है ये आप देखेंगे तो समाज का एक प्रकार से आप समझिए कि सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन कानून है और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कानून होने के बावजूद भी ये आज तक खत्म क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग तो ले रहे हैं, पढ़ लिख के नौकरी हो रहा है, और उसके बाद वह लोग ले रहे हैं। हाँ, क्या है? हाँ बिल्कुल, दोनों का मत है, दोनों पक्ष जिम्मेवार है, देने वाला भी लेने वाला भी, है ना। विरोध करे, है ना। लोग लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, आप बचपने से दहेज देने के बारे में सोचेंगे तो मानसिकता खराब है ना। अच्छा। हम्म। हम्म। क्या है वो? तो मूवी आया है, इस टॉपिक पे बना है, हो सकता है। तो देखिए ये बिल्कुल सोशल प्रॉब्लम है ना। अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी सामाजिक समस्या का समाधान, कोई भी सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कानून नहीं हो सकता है। केवल सामाजिक समस्या का समाधान समाज के स्तर पे जागरूकता ही हथियार है। सोसाइटी को आप इंपावर करें, है ना, सोसाइटी इंपावर हो, ठीक है ना। सोसाइटी इंपावर होगी, है ना, लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी, जॉब होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। और सेल्फ डिपेंडेंट होंगी तो डॉरीज का थोड़ा प्रभाव कम जाएगा। हालांकि यहां पे भी एक दिक्कत है जी, ये चीज तो है, एक यथार्थ सत्य है, चिरंतन सत्य है, जो कि मानना पड़ेगा, थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। लड़कियों को, है ना जी, इसको बुरा नहीं मानना होगा, है ना। क्योंकि लड़का अगर सक्सेसफुल हो गया, बढ़िया सक्सेसफुल हो गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आम लड़की से आराम से वो विवाह कर लेगा, शादी कर लेगा, जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो मानता है, वो कुछ करे ना करे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो कर लेगा। वो चाहे बड़े ओहदेदार पे चला जाए, लेकिन वो कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़की के साथ एक समस्या रहती है कि जैसे ही उनकी आइडेंटिटी एक अच्छी हो जाती है, बढ़िया नौकरी लग गया, बढ़िया ओहदे पे आ गए, और अगर गलती से लड़का किसी काम का नहीं है, मतलब बेरोजगार है, चाहे कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर उसके साथ रहने में, उसको अपना बनाने में, उसको अपना कहने में इंफ्यूरिटी फील होता है। ये एक समस्या है, ये समस्या नहीं होना चाहिए, ये इंफ्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, है ना। आ, वही तो, जब जब तक ये अपने से ऊपर का ख्वाहिश खत्म नहीं होना, तब तक डॉरी खत्म नहीं होगा। डॉरीज खत्म करने के लिए तो पहले तो माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि ये खोजते हैं कि भाई हमको बढ़िया लड़का मिले, तो वो कहता है कि ठीक है, तब लाइए, आप नॉर्मल कॉमन लेके आएंगे, हम पढ़ के यहां पे पहुंचे हैं तो हमको पैसा दीजिए फिर।
लेकिन अगर लेवल में होगा, सेम लेवल, जो जिस लेवल पे है, अगर उसको उसी लेवल पर किया जाए तो आपको देखेंगे कि एक तो डॉरीज एकदम कम हो जाएगा या 9 के बराबर रहेगा। और साथ ही इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारा चीज के, जैसे कि सरकार तो लव मैरिज को भी बढ़ावा देती है, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देती है ना। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जब कैरियर बनाने का आपका टाइम है, उस टाइम अगर कहीं आपका कोई मैटर हो गया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, है ना, फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, कहीं फिर पढ़ नहीं पाइएगा। ऐसा नहीं कि ये चीज हमेशा आदमी को आपको खराब करेगा या बर्बाद करेगा। आदमी अगर ठीक रहे, है ना, अगर कोई आदमी आपको ऐसा मिल गया, चाहे आप खुद ऐसे आदमी हैं, आप इतना बढ़िया आदमी हैं, मतलब आपको खुद पे इतना कंट्रोल है कि आप किसी के साथ हैं, मतलब किसी के साथ आपका अपना चल रहा है मैटर, और वो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है, साथ में घूम रहे, पार्क टहलाने गए हैं, अब पार्क में बैठ के आप बात कर रहे हैं संयुक्त अधिवेशन कैसे कैसे होता है जी। अब आप उससे टहल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं यार इंडिया जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, $3 ट्रिलियन बनने के लिए इंडिया को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अगर इस लेवल का आपका पार्टनर है, इस लेवल पे डिस्कशन हो रहा है पार्क में भी जाके, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं मार्केट में, और ये पूछ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है आजकल मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। अगर इस तरह का डिस्कशन हो रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ तो बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है। अगर आप उतना है आप में काबिलियत तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या सामने से ही आपको बढ़िया आदमी मिल गया, क्यों जब भी आपसे मिलता है आपका पॉलिटी का रिवीजन करवा देता है, चलो हम तुमसे सवाल पूछते हैं जवाब दो हमको, चलो हम तुमसे हिस्ट्री पे बात करते हैं तो हमको जवाब दो हमको। अगर इस तरह का पार्टनर मिल गया कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैटर अंडरस्टैंडिंग में निकल जाएगा। लेकिन पार्टनर ऐसा मिलल है, कह रहे शाम हो रहा है, बादल भले, चलो तो नहीं चाट पकौड़ा खाते हैं, पता नहीं घूम के आते हैं, है ना। उसके बाद बात करते करते, अरे हमारे को चाची हैं, तो रोज हमारी माँ को तंग करती हैं, हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे तो उनको सबक सिखाएंगे, दोनों मिलकर सिखाएंगे। अभी सब अनर्गल बात का कोई मतलब है। अब यह है अनर्गल बात, और ऐसा आदमी करियरों बर्बाद कर देगा और टाइमों बर्बाद कर देगा। तो ऐसा आदमी हो तो दूर हो जाइए, लेकिन ऐसा आदमी हो जो आपके साथ रह के भी जीडीपी की बात करता हो, जीएनपी की बात करता हो, एनएनपी की बात करता हो, एनडीपी की बात करता हो, तो बढ़िया आदमी है। आपके साथ आकर के आपको एक सब्जेक्ट का रिवीजन करा के चला गया, 3 घंटा आपके साथ बैठा, 3 घंटे में 2 घंटे सब्जेक्ट पे डिस्कशन हुआ, 1 आध घंटे इधर उधर की बात हो गई, बढ़िया आदमी है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा करेगा कौन, और अगर ऐसा करने वाला मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वो व्यक्ति की पहचान ठीक होनी चाहिए, है ना, तब आपको कहीं किस तरह का कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। तो इसको खत्म कर, एक तो सोशल अवेयरनेस, और सोशल अवेयरनेस के साथ सेल्फ डिपेंडेबिलिटी, आत्मनिर्भरता हासिल किया जाए, है ना। जो एक पुरुषवादी मानसिकता जो है कि अभी भी लोग बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं देना चाहते हैं महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए, तो रोजगार नहीं मिलेगा उनको, तो सेल्फ डिपेंडेबिलिटी कहां से आएगी, है ना। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमको लड़कियों को नहीं पढ़ाना है ना, बस एज हो गया शादी कर दो मैटर खत्म। अब वही लोग जब जाएंगे अपनी पत्नी का इलाज कराने डॉक्टर के यहाँ, तो खोजेंगे कि लेडीज डॉक्टर मिल जाए हमको। अरे भाई बेटी पढ़ाओगे नहीं तो लेडीज डॉक्टर कहां से मिलेगी तुमको। तो मानसिकता ठीक करना पड़ेगा ना, आपको पढ़ने का अधिकार देना पड़ेगा, आपको वो लिबर्टी देनी पड़ेगी जो उनके डेवलपमेंट के लिए उनको डिमांडेड है। और इस तरह की लिबर्टी देंगे, आत्मनिर्भरता आएगा, सेल्फ डिपेंडेबिलिटी आएगी, और एक लेवल में एक पार्लर अगर विवाह होगा तो ये सी चीज कम हो सकता है, खत्म कर देगा। ये सोचना तो बहुत एक्सट्रीम लाइन हो जाएगा, कम किया जा सकता है, क्योंकि किसी चीज को आप जड़ से नहीं खत्म कर, कोई सोशल प्रॉब्लम है तो रहेगा ही रहेगा। अब आप देखिए बिहार में शराबबंदी कानून तो कितना दिन से बना हुआ है ना, पुलिस भी एक्टिव रहती है, लेकिन फिर भी पीने वाले पी लेते हैं। सिगरेट के डब्बा पर ही लिखा हुआ है इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ, पूरा उस पर लगा हुआ है वो बीमारी वाला चिन्ह उन सब बना हुआ है, चित्र देख के डर जाए आदमी, फिर भी पीने वाला पी रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब ऐसे प्रॉब्लम है जिनको ठीक करने के लिए अवेयरनेस ही एक सबसे बड़ा माध्यम है। व्यक्ति खुद समझे, व्यक्ति को खुद ही ये समझ में आए
कि ये चीज गलत है, तभी ठीक हो पाएगा। नहीं तो सोशल प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत मुश्किल है, नहीं ठीक कर पाएंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो यहां पे इसको जो है सो ध्यान रखना है, ठीक है। क्या पास नहीं होगा? क्योंकि लोग सपोर्ट नहीं किया ना, लोग सपोर्ट ही नहीं किया, पास करने की मानसिकता ही नहीं थी, पास करने की मानसिकता ही नहीं थी, तो दिखावा था एक प्रकार का, है ना। कोलिशन था, और ये 1/3 रिजर्वेशन था महिलाओं को, तो अब बैठे हुए पुरुष लोग ही थे। अब ये जैसे अब पास हो गया 2029 से लागू होगा, तो अब बहुत सारे सीट पे तो महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, पुरुष तो लड़ेंगे नहीं, तो दिक्कत होगा ना उनको। हाँ तो वही तो होगा ना, तो वही होगा, वाइफे ना लड़ेगी, किसी ना किसी की तो वाइफे लड़ेगी, कौन लड़ेगा? महिला है तो वह ना लड़ेगी जी, तो वाइफे लड़ेगी। लेकिन हाँ, दिक्कत है वाइफ के लड़ने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि अभी तक तो आप देखते होंगे गांव में मुखिया पति देखते हैं, हाँ प्रमुख पति, ये सब देखे हैं ना अभी तक, जिला परिषद पति, अब आप देखिएगा विधायक पति, है ना। अब आपको दिखेगा बड़ा सा स्कॉर्पियो पजेरो और उसके ऊपर लिखा होगा विधायक पति, है ना। फिर आएंगे सांसद पति, ठीक है। हद तो तब हो जाता है जब ये पगला सबको समझ नहीं आता, लिख देता है पूर्व मुखिया पति, है ना, पूर्व प्रमुख पति, अब लिख गया पूर्व विधायक पति। तो मैंने अब पूर्व मुखिया पति समझ रहे हैं, उस एरिया में जितना महिलाएं मुखिया हुई हैं सबको संकट में डाल देगा, है कि नहीं। फिर भी सब लिख देता है, तो ये सब नहीं लिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए अपने पत्नी के मुखिया पति, है कि नहीं। जब पत्नी का नाम लिख दे और तब लिख दे कि भाई उन्हीं के हम पति हैं, तो ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। हालांकि ये सब रिजर्वेशन इसलिए दिया गया ताकि महिलाओं को इंपावर किया जाए, महिलाएं सशक्त हो, महिलाएं पावरफुल हो, है ना, महिलाओं का कोई शोषण न करे, इसके लिए था, इसके लिए नहीं कि मतलब ये इनके इन प्रकार किसी तरीके से कोई जो है सो इनका अधिकार इनको मिला, अब बदले में पति जो है सो ये कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए था, है ना। तो इसीलिए उस समय नहीं पास होने दिया गया, पुरुषवादी मानसिकता की वजह से। अब पास हुआ है, तो अब पास हुआ है तो अब 1/3 सीट रिजर्व रहेगा, उस पर महिलाएं ही लड़ेंगी, महिलाएं ही चुन के जाएंगी सदन के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर उस समय की पैट्रियार्की जो मेंटलिटी थी, उसके मेंटलिटी की वजह से ये पास नहीं हो पाया। अब लगा कि समय परिवेश परिस्थिति बदला हुआ है, अब आपको ये अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी महिलाओं की संख्या बहुत कम थी संसद में, तो इसलिए जो आवश्यकता था कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए इसको पास कर दिया गया। 3 हुआ सक्सेसफुल, 1 हुआ अनसक्सेसफुल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसमें सब कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द मनी बिल। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। अब धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान क्या है भाई? तो कुछ विशेष प्रावधान है धन विधेयक के संबंध में, तो लिखेंगे कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। मनी बिल प्रपोज्ड प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। तो इसमें पहला प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही यह जो है वो क्या होता है, पेश होता है ना। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद, प्री परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी, उसके बाद ही इसको पेश किया जाएगा, ठीक है। दूसरा,
दूसरा लिखेंगे कि यह पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इट्स फर्स्टली प्रपोज्ड इन लोकसभा ओनली। यह पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ऑन दिस बिल फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, वर्डिक्ट, हाँ निर्णय, फैसला, ठीक है। ओके, तो इस पर अंतिम फैसला जो होगा वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, है ना। तो यहां पे ध्यान रखेंगे अंतिम फैसला इस पर लोकसभा अध्यक्ष का होगा, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे कि राज्यसभा को इसे 14 दिन के अंदर पास करना होता है। राज्यसभा को इसे 14 दिन के अंदर पास करना होता है। ओके, तो 14 दिन के अंदर, है ना, ठीक है। 14 दिन के अंदर इसको राज्यसभा द्वारा पास करना होता है ना। राज्यसभा पास्ड अंडर द 14 डेज, ठीक है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने इसको पास कर दिया तो ठीक है, अगर पास नहीं भी किया तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया, है ना। तो पास कर दे इसी में भलाई है ना, क्योंकि इनके रोक देने से भी कोई खास असर जो है सो नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 14 दिन के अंदर में इसको राज्यसभा के द्वारा पास कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे धन विधेयक के संबंध में कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का होगा 14 दिन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? अंतिम फैसला मतलब वही प्रूव करता है, नहीं कल लोकसभा अध्यक्ष में आपको पढ़ाए थे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो वही फैसला उसी का साइन होगा और वही करेगा। हाँ, राष्ट्रपति अंतिम साइन करता है, निर्णय नहीं लेता है, साइन कर देगा तो कानून हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बार और इसमें चाहे तो लिख सकते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी नेवर सेंड to the reconsideration of the money bill, to the reconsideration of the money bill, ठीक है, reconsideration of the money bill। तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सब धन विधेयक के संबंध में स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है। यहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है प्रीयूरी में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे लिखिए आर्टिकल 110 है धन विधेयक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द मनी बिल। अब बुझे तो कि होता मनी बिल, है ना, कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक का परिभाषा आर्टिकल 110। क्या होता है मनी बिल? तो मनी बिल होता है, ये कहता है कि धन विधेयक में अब क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आएगा। तो ये पैसा रुपया का मैटर है, तो सामान्य तौर पे धन विधेयक में ये होता है कि पैसा कहां कहां से आएगा,
है ना, कहां कहां से किस किस माध्यम से पैसा आएगा, ये सब इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो कर होता है यानी कि टैक्स, तो इंक्रीजमेंट ऑफ टैक्स, डिक्रीजमेंट ऑफ टैक्स और रिमूवल ऑफ टैक्स, कर को घटाना, कर को बढ़ाना या कर को खत्म कर देना, इससे संबंधित कोई विधेयक होगा तो धन विधेयक होगा। लो, तो कर को बढ़ाना, कर को घटाना या कर को खत्म कर देना, तो टैक्सवा से पैसा आइबे ना करता है। ठीक है, तो कर को बढ़ाने, घटाने या समाप्त कर देने से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो क्या है, मनी बिल है। ठीक है, कोई दिक्कत बुझा रहा लो, दिमाग लग लो ना, तुम्हारा दिमाग तो कहीं और घूम रहा है जी। अरे बोलने का दिक्कत नहीं है भाई, बोलना नहीं, बोलोगे तो मैटर घबरा जाएगा फिर, हैं? बचने पगला, तू एंटरटेन करने आता है यहाँ, हैं? ज्यादा एंटरटेनमेंट के चक्कर में पड़ोगे ना, वो लाइफ एंटरटेनमेंट बन जाएगा, लाइफ से डरना है ना। चलिए, सबसे अच्छा चेहरा हमेशा रिसेप्शन पर रहता है, याद रखिएगा, है ना, इसलिए अच्छे चेहरे के पीछे नहीं भागना है, अच्छा दिमाग के पीछे भागना है। अच्छा दिमाग एकदम अंदर में बैठता है, 50 को गेट खुलवाइएगा तब जाके भेटाएगा, है ना। इसलिए नहीं हो तो 2 आदमी का फोटो अपना रूम में जरूर रखिएगा आप, जो उसका नाम लेते हैं, है ना। एक तो स्टीफेंस का लगा दीजिए, बेचारा आई थिंक मुंह गिरेले बैठल रहेगा टेबल पर, है ना, लेकिन कितना महान आदमी। आप बढ़िया सा दुर्योधन का फोटो लगाइए, एकदम हष्ट पुष्ट बलवान, देखने में पहलवान आदमी, है ना, लेकिन ओकर एक को डिमेरिट को दिमाग में खराब है, दिमाग खराब रहेगा ना, वो सब मैटर में गड़बड़ा देगा। इसलिए आदमी का ब्रेन, हाँ, और अगर कोई बहुत, आप बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत पुण्य किए होंगे, तब आपको मिलेगा ब्यूटी विद ब्रेन, है ना, कि ब्यूटियो मिलेगा और ब्रेन भी मिलेगा, है ना। तो हम लोग सनातन के अंदर में आप देखिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ किए हैं आप लोग कभी? दुर्गा सप्तशती को अगर कभी हो ना घर में तो खोलिएगा उसको, ठीक है, उसके लास्ट पेज में जाइएगा, लास्ट पेज खोलिएगा, लास्ट पेज में जाइएगा, तो लास्ट पेज में बहुत सारे मंत्र हैं, संपुट मंत्र लिखे हुए हैं उसमें। तो उसमें है कि क्या मतलब, जो आपका इच्छा करता है, जो आपको प्राप्त करना है, उसके हिसाब से उसमें मंत्र है। तो उसमें वो मंत्र है ना, मैंने सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कि बढ़िया पत्नी प्राप्त हो, तो उसमें एक मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार साग्रस्य कुलोद्भवाम। हम इस इंटेंशन से नहीं याद किए हैं कि हमारा बढ़िया मिलता हो। दुर्गा सप्तशती का एक पहला चैप्टर है कवच, कील, कवच और अर्गला, है ना। ये पहला तो ये, चूंकि दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग पाठ करते हैं उसका, तो उसी क्रम में याद हो गया है, बहुत सारे श्लोक याद हो गए हैं। तो उसमें ये लाइन था, और फिर वो लास्ट में हमने जब उसका मतलब खंगालना शुरू किया कि भाई इसका मीनिंग क्या है, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, तो ये इसके मतलब ये समझ में आया, पीछे लिखा भी है। तो उसमें वो मंत्र है, तो लगे भाई मंत्र तो बढ़िया ही है, अब पत्नी तो बढ़िया मिलना ही चाहिए ना जी, किसी को भी, लड़का को पत्नी बढ़िया मिलना चाहिए और लड़की को पति बढ़िया मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई वो गड़बड़ मिल गया तो लाइफ बर्बाद है आपका, समझिए कि है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई भी अगर ये हो, डर हो कि कहीं मैटर गड़बड़ा ना जाए, तो ये सब चीज का सहारा ले सकते हैं कि ठीक ठाक आदमी मिल जाए, कि भाई लाइफ में ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो अर्थ समझ में आ रहा था उसका, संस्कृत कहता है कि पत्नी मनोरमाम देही, मनोरमाम समझते हैं मतलब खूबसूरत होना चाहिए, जो तुम्हारा पहला डिमांड है ना। हाँ, सब ठीक है। और दूसरा है कि मनोवृतानुसारिणी, मने ऐसा हो कि मन की बात जान ले। ये तो आज के सब तो पहले का शर्त होगा कि भगवान हो, ही तो होबे न करे, कैसे अगर कहीं पत्नी मन का सारा बात जान गई, इतना पीटेगी ना कि हालत खराब कर देगी,
कैसे कि मन में तो बहुत सारा बात न है कहीं पहले का कहानियां सब अगर जान गई तो समझते हैं क्या दिक्कत होगा। हालांकि ये उस समय के लिए कि आप एकदम ठीक ठाक आदमी है, कोई बात नहीं है। तो मनोवृत्तानुसारिणीम, आपके मन की सारी बात जान ले और आपके मन के हिसाब से चले, आपको कहने की भी आवश्यकता ना पड़े, है ना। और आपकी जो इच्छा है बस आपने इच्छा किया और आपको पूरा कर दे, ऐसा आदमी हो, है ना। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य, संसार के अंदर में जो भी बाधाएं हैं वो उसके आ जाने से वो खत्म हो जाए, है ना। वो आपके में आपको इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो आपके लिए कि आपका कोई भी बड़ा से बड़ा बाधा हो, कुछ भी हो, तो वो आपके लिए कम ये हो। और तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद भवाम, और ऐसा बढ़िया काम करे कि आपका कुल का नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, लोग आपके परिवार के बारे में अच्छी बातें करें कि यार इनका परिवार कितना बढ़िया है ना। तो इस सब के लिए है ना। तो अगर है और रोज कर लो तो बढ़िया है, रोज भोरे भोरे उठ के अपना एक एक माला मार देना है ना। एक माला मार दिए, हो गया मैटर, है ना। ला है ना, देखिए है हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन और ये सब का चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि सब बात के बाद इसमें एक चीज और होता है कि भाव प्रबल होना चाहिए, है ना। अगर धार्मिकता में आदमी का भाव प्रबल हो, तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा था कि उनको कहा गया कि राम का नाम जपना है, लेकिन उन्होंने मरा मरा जपा था, मरा मरा, क्योंकि वो डाकू आदमी थे, बचपन में वो डाकू थे, उनको ज्ञान नहीं था कोई। तो कोई कह दिया कि जा राम राम जप लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो लोग कहा कि राम राम जपना, उनको सुना कि मरा मरा जपना, वो बैठ के मरा मरा जपने लगे। लेकिन भाव पवित्र था, भाव पवित्र था कि हम ईश्वर को जप रहे हैं, मिल गए ईश्वर, फिर महान ये हो गए। हालांकि फिर वैसा कामना करना बहुत बेवकूफी होगा आज के समय में, क्योंकि आदमी खुदे चलाक है ना। जाता है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, चिंता करता है कि जूता चोरी ना हो जाए, है ना। इतना तो विश्वास कम से कम रख के देना चाहिए ना कि जूता बचल रहेगा, है ना। तो ये सब थोड़ा सा विश्वास का दिक्कत है। तो धन विधेयक का परिभाषा तो देखिए, टैक्स इंक्रीजमेंट, टैक्स डिक्रीजमेंट, रिमूवल ऑफ टैक्स, कर हटाना, कर बढ़ाना, कर खत्म कर देना, ये क्या है। तो ये आपका इसमें आता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा ऋण प्राप्त करना, लोन लेना, सरकार अगर कहीं से ऋण लेती है, विश्व बैंक से, आईएमएफ से, कहीं से अगर ऋण ले रही है, पैसा ले रही है, तो वो भी। वाह, अभी तो पूरा ही रेहान अहमद तो पूरा एकदम एकदम पूरा कमेंट दे के हालत खराब कैले है। तन्नू कुमारी सर, आप इसलिए याद के पगली, हम कल याद करेंगे इसलिए कौरी इसलिए याद हमारा तो बढ़िया मिलवे करेगी यार, ये इसमें कोई शक है? हाँ? कोई शक नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। आप अपने आप को बढ़िया बना कर रखिए, है कि नहीं। इनसिक्योरिटीज आदमी को कब होगा, जब खुद में दिक्कत रहेगा। अपने आप को हम तो सबको कहते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाइए कि आपको बढ़िया आदमी मिले, बढ़िया आदमी अप्रोच करे, है कि नहीं। लेकिन आप ऐसे नहीं है गिरल पड़ल चल रहे हैं रोड पर, मैटर घबराइल है कि नहीं, तो बढ़िया आदमी आएगा जी, ये भी नहीं करेगा। आपको हमेशा खुद पर काम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है ना। आप अपने आप को जितना बेहतर बनाइएगा, ईश्वर की कृपा होगी और आपको कभी भी बेहतर ही आदमी मिलेगा। लाइफ में कोई भी हो, कहीं पर भी आपके साथ कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। क्या ऋण प्राप्त करना, ऋण प्राप्त करना, ऋण पर ब्याज प्राप्त करना। अगर सरकार ने कहीं ऋण दिया हुआ है किसी को, उस ऋण पर सरकार को ब्याज मिल रहा है, तो वो भी धन विधेयक में आएगा। ऋण पर ब्याज प्राप्त करना, क्या नहीं, आधार आधार इसमें नहीं आएगा। इसमें बस वही चीज आएगा जो जहां से सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार का, जहां से सरकार को पैसा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है। तो अब जो है, आप यहां पे देखिए कि टैक्स बढ़ाना, टैक्स घटाना, ये सब चीज, इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट, है ना, रिमूवल, ऑल आर ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मनी बिल, ठीक है। ये सब जो है वो मनी बिल में आएगा,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 109 में मनी बिल के बारे में प्रावधान, 110 में मनी बिल क्या है। ठीक है, अब एक शंका दूर कर देते हैं पर कि फाइनेंशियल बिल क्या है। तो देखिए, जहां पर खाली पैसा आने का बात है वो मनी बिल है, और जहां पैसा जाने का बात है वो फाइनेंशियल बिल है। ठीक है, जहां पर खाली पैसा आ रहा है वो मनी बिल है, और जहां पैसा खर्चा हो रहा है वो फाइनेंशियल बिल है। ठीक है, तो जहां पर आय है केवल वो मनी बिल, और जहां पर व्यय है वो फाइनेंशियल बिल। लेकिन कहा जाता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकते, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, बहुत बार वित्त विधेयक जो होता है ना उसमें आय भी रहता है ना, इसमें आय भी रहता है। तो बहुत बार वित्त विधेयक में आय और व्यय दोनों रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों रहता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि इनकम होगा और एक्सपेंडिचर भी हो गया, इनकम के साथ एक्सपेंडिचर भी कहीं पर दिख रहा है तो फाइनेंशियल बिल है, और जहां खाली इनकम दिख रहा है एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है वो मनी बिल है। ठीक है, बाकी इसके बारे में और विशेष बात 117 में करेंगे, लेकिन यहां पर फिलहाल इतना अंतर समझ लीजिए कि जहां आय और व्यय दोनों है वो वित्त विधेयक है, और जहां पर खाली आय है वो धन विधेयक है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखिए, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 वीटो पावर। वीटो पावर, तो वीटो तो ऑलरेडी आपको पीछे बता चुके हैं, आर्टिकल के क्रोनोलॉजी में तो ध्यान रखेंगे वीटो पावर। ठीक है, 6:30 हो गए लोग, बड़ी टाइम हो गई आज। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है।